इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंडिया का प्राइड, कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से लेकर मार्स तक का सस्ते में सफर। India successfully launched over 100 satellites in one go, many of them American. He said the US can't afford to be seen lagging behind. Seen pictures of the country launching its first mission to Mars. फ्यूचर वाकई काफी ब्राइट लग रहा था, बट धीरे धीरे वो फ्यूचर अंधकार की तरफ जाता हुआ दिखने लगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही कुछ रीजन जानने वाले जिसकी वजह से जो इसरो का फ्यूचर है वो धीरे धीरे अंधकार की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एंड डिस्क्लेमर, ये वीडियो थोड़ी कड़वी होने वाली है, तो अगर आप कड़वाहट को नहीं पचा सकते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखिएगा। एंड मिठास के लिए कोई दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जाके। लेकिन अगर आपको कड़वी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड को फाउंडर ऑफ टेक्यान। इंडिया की स्पेस रिसर्च की नींव 1962 के अंदर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ने रख दी थी एंड उसके 7 साल के बाद इसरो को बनाया गया, यानी कि 15 अगस्त 1969 के अंदर। जब इसरो को बनाया जा रहा था तब इसरो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस बंदे ने प्ले किया था वो थे ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। इनकी काबिलियत पर शक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बट इसरो को बनाते वक्त विक्रम साराभाई ने एक ऐसी नींव डाल दी जिसकी वजह से जो इसरो की ग्रोथ थी वो धीरे होने लग गई एंड वो फ्यूचर के अंदर एकदम स्टॉप होने वाली है अगर हम उसी नींव पे चलते रहे। एंड वो नींव थी एक फिलॉसफी, वी डोंट हैव द फैंटेसी ऑफ कंपटीशन विद इकोनॉमिकली एडवांस नेशंस इन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून और द प्लैनेट्स और द मैन्ड स्पेस फ्लाइट। ये स्टेटमेंट उस टाइम के लिए तो ठीक थी क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा गरीब था एंड एक्चुअली के अंदर हम कंपटीशन नहीं कर सकते थे नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन वो एक ये बात भूल गया कि इंडिया आज गरीब है, कल को इंडिया स्ट्रांग बन सकता है, कल को इंडिया पावरफुल बन सकता है। एंड इस एक फिलॉसफी की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी हो गई हैं इसरो के अंदर। तो कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि हमारे सपने बहुत छोटे हैं, हम सपने देखते ही नहीं है बड़े, हमारे एम्बिशंस इतने छोटे हो चुके हैं कि हमारा कोई स्पेसिफिक गोल ही नहीं है बड़ा। जैसे कि अगर मैं नासा की बात करूँ तो नासा का स्टार्टिंग से गोल था कि मुझे चांद पे उतरना है, SpaceX का स्टार्टिंग से गोल है कि मुझे मार्स पर उतरना है। लेकिन इसरो का कोई ऐसा गोल नहीं है, उसके जितने भी गोल हैं वो बिखरे हुए हैं। एंड अगर गोल सारे के सारे बिखरे रहेंगे तो सारे साइंटिस्ट मिलके एक जगह फोकस कैसे कर पाएंगे। तो छोटे गोल एंड छोटे एम्बिशंस होने की वजह से होता क्या है कि इसरो ज़्यादा फोकस नहीं करता है R&D के ऊपर, ना तो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। मेरी बात पे यकीन नहीं होता, मैंने डिस्क्लेमर में एक वीडियो डाल दी है, आप जाके चेकआउट कीजिए। वो बंदे जो हैं वो एक्स एम्प्लॉय हैं इसरो के एंड उन्होंने ये बात खुद बोली है 18 मिनट 54 टाइम फ्रेम के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि इसरो वाकई में R&D में ज़्यादा फोकस नहीं करता है। अब R&D पे ज़्यादा फोकस करने की वजह से होता क्या है कि हम आज भी 1970 की टेक्नोलॉजी के ऊपर अटके पड़े हैं। दुनिया आगे निकल चुकी है लेकिन आज भी हम पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसरो के पास सिर्फ 2 इंजन है, विकास इंजन एंड क्रायोजेनिक इंजन। एंड ये दोनों इंजन हमारे खुद के बनाए हुए नहीं है। विकास इंजन कॉपी है वाइकिंग इंजन की जो कि फ्रांस ने बनाया था 1970 के अंदर। इस वजह से हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर रिलायमेंट करना पड़ता है, यानी कि अगर कल को वो कंपनीज एंड या फिर वो कंट्रीज मना कर देंगी कि हम आपको नहीं सप्लाई करने वाले कोई टेक्नोलॉजी, तो हम लटक जाएंगे। इसरो लटक जाएगा क्योंकि इसरो के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो खुद का इंजन डेवलप कर सके। एंड पता नहीं आज भी क्यों हम सॉलिड बूस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसरो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, वो हमेशा हर रॉकेट के अंदर जितने भी उसके रॉकेट देखेंगे सब में सॉलिड बूस्टर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे इंजन्स के अंदर इतना थ्रस्ट है ही नहीं कि वो एक रॉकेट को सीधा सीधा लेके स्पेस में जा सके, इसलिए हमें सॉलिड बूस्टर्स को ऐड करना पड़ रहा है। एंड सॉलिड बूस्टर्स काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, स्टार्टिंग के रॉकेट्स इसी पे काम किया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो सॉलिड बूस्टर्स है वो ICBM के अंदर, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उनके लिए ज़्यादा परफेक्ट होता है, ना कि स्पेस रॉकेट्स के लिए, क्योंकि स्पेस रॉकेट्स के लिए अंदर हमें कंट्रोल चाहिए होता है फ्यूल का। एंड जो फ्यूल का ये कंट्रोल होता है, थ्रस्ट कंट्रोल होता है, ये सिर्फ लिक्विड एंड क्रायोजेनिक फ्यूल ही दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसरो के पास कोई खुद का एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम है ही नहीं। हाँ, हम अभी ज़रूर गगनयान पे काम कर रहे हैं, इसको ह्यूमन रेटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि किसी भी रॉकेट को ह्यूमन रेटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जाती है। एंड सबसे बड़ी बात क्या आती है कि इंडिया के खुद का कोई एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम है ही नहीं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया में किसी बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनना है तो वो नहीं बन सकता, उसको बाहर किसी और कंट्री का रेजिडेंट बनना पड़ेगा। यानी कि अगर उसको नासा में जाके एस्ट्रोनॉट बनना है तो उसका सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि उसको अमेरिका का रेजिडेंट बनना पड़ेगा। इंडिया का सिर्फ आज तक एक ही एस्ट्रोनॉट हुआ है, वो है राकेश शर्मा। सुनीता विलियम एंड कल्पना चावला इंडियन ओरिजिन्स के तो थे, लेकिन ये बोलना बिल्कुल गलत बात है कि वो इंडिया की तरफ से स्पेस में गए थे, वो गए थे नासा की तरफ से। एंड नासा का पहला क्राइटेरिया यही है कि आपको अमेरिका का रेजिडेंट बनना पड़ेगा। इसरो के पास कोई भी टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत अच्छे और पहुंचे हुए साइंटिस्ट जो है उनको ज्वाइन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इसरो अपना PR बहुत गंदा करता है। इसरो के आप वीडियो देखिए,
minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 seconds. So, vehicle, Plus GSLV 10 Mark 3 seconds. vehicle with the ignition of ये इसरो के रॉकेट्स का लॉन्च था, ये स्पेस एक्स के रॉकेट का लॉन्च है। You are looking at a live view of the Falcon Heavy. Yes, the Falcon Heavy on historic pad 39A at Kennedy Space Center, awaiting liftoff at 3:45 p.m. local time. Welcome to our live launch webcast. My name is Lauren Lyons. I'm an engineer in our flight reliability department here at SpaceX, and I am so excited to be here with you today, along with my co-hosts, bringing you coverage of the first ever test flight of Falcon Heavy. दोनों की वीडियो क्वालिटी में फर्क देखिए कितना ज़्यादा है। एंड अगर आप दोनों की वेबसाइट पर जाएंगे इसरो की और स्पेस एक्स की, तो आपको पता लग जाएगा कि इसरो ने कितनी कटौती कर रखी है अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए। यही बात मैं अगर बात करूं स्पेस एक्स की, तो इनकी वेबसाइट पर जाके आपको लगता है कि यार किसी फ्यूचरिस्टिक कंपनी के अंदर हम आ गए हैं। उन्होंने अपना विजन कितने अच्छे से क्लियर कर रखा है, अपने मॉडल्स को, अपने रॉकेट्स को ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं इसरो की, तो इसरो ने सिर्फ एक डायग्राम बना के इन्होंने रख दिया है कि आपको जो अपनी तरीके से समझना है समझ लीजिए, लेकिन प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया हुआ है रॉकेट्स का। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्लाइंट्स का भी एंड जो फ्यूचर के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका PR अच्छा नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इसरो एक्चुअली में काम क्या करने वाला है, उसके क्या फ्यूचर गोल्स क्या हैं। एंड अगर लोगों को गोल्स नहीं पता लगेंगे तो एम्बिशियस लोग नहीं आ पाएंगे, जो जीनियस लेवल इंटेलेक्चुअल रखते हैं वो अपने ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ज्वाइन ही नहीं होंगे। मैंने अब तक जितने भी बात करी है थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्म्स थी जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दर्शाती थी, लेकिन अब मैं बात करूंगा इकोनॉमिकल टर्म्स के अंदर कि इकोनॉमी क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है इसरो को। इसरो सस्ता जरूर है लेकिन सिर्फ दूसरे गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी के मुकाबले में। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइवेट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इसरो उनके आसपास भी नहीं भटकता है। तो इसरो की जो सप्लाई चेन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसरो के जितने भी रॉकेट्स हैं वो कस्टमाइजेबल हैं। एंड कस्टमाइजेबल पार्ट होने का मतलब ये होता है कि आपको हर पार्ट्स के लिए अलग नट, अलग बोल्ट, अलग इंजन बनाना पड़ता है, तो उनको मास प्रोड्यूस करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड इसकी वजह से केडेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। केडेंस का मतलब ये है कि मैं अगर अभी इसरो को फोन करता हूँ कि मुझे कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, तो वो मेरे को 2 से 3 महीने का टाइम देंगे, यानी कि हम 1 साल में कितने रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं इसरो का वो बहुत कम हो जाता है। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि अगर आपको रॉकेट इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना है तो आपका एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, वो है केडेंस, यानी कि आपकी 1 साल में कितने जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। केडेंस लेट होने का एक और कारण वो है सॉलिड बूस्टर्स। सॉलिड बूस्टर जैसे मैंने आपको बताया कि दिखने में आसान और सस्ता तो दिखता है, क्योंकि क्या है बारूद ही तो भरना है, एक टैंक में हमें बारूद भर के उसको रॉकेट के साइडों में लगा देना है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सॉलिड बूस्टर्स जो होते हैं वो आर्म्ड होते हैं, आप उनको इकट्ठा एक साथ कई सारे रख नहीं सकते हैं किसी के अंदर। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बारूद एक्सपेंसिव नहीं है, बारूद होता तो सस्ता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बिल्कुल भी हल्का सा भी स्टैटिक चार्ज यहाँ पे ना बन जाए। स्टैटिक चार्ज बनते ही वो एरिया बूम हो जाएगा। सॉलिड बूस्टर्स को एक्चुअली में रिमोट एरिया में रखा जाता है, लेकिन डैमेज बहुत होने वाला है, जिसकी वजह से इनको कुछ दिन पहले बना के रखना पड़ता है। एंड रोड क्लियरेंस अलग से लेनी पड़ती है, जो अलग से बहुत ज़्यादा पैसा खाता है। एंड इसरो की सबसे बड़ी गलती जो है वो है इतने सारे रॉकेट्स हैं हमारे पास। SSLV है, SLV है, PSLV है, GSLV है, GSLV Mark 2 भी है, यानी कि हर टन के लिए एक रॉकेट हमने बना रखा है। एंड लॉजिकली देखा जाए दिखने में सस्ता भी लगता है यार, अगर कम वेट हमको लेके जाना है आसमान के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, तो हम छोटा रॉकेट इस्तेमाल करेंगे, बड़ा लेके जाना है तो बड़ा रॉकेट इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि सारे के सारे एक तो कस्टमाइजेबल है, दूसरा इनको हम मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इतने सारे रॉकेट्स को मास प्रोड्यूस करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली ये इतना वायबल नहीं है। तो चाहे कोई भी यूट्यूबर आपको ये बात बोलता रहे कि इसरो बहुत ज़्यादा चीप है, सस्ते में काम करता है, तो हाँ सस्ते में काम करता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। एंड अगर जब से प्राइवेट कंपनीज कूदी हैं इसके अंदर, तो इसने इसरो का खेल ही बिगाड़ दिया है। तो जब हम कंपटीशन की बात कर लेते हैं कि कंपटीशन कौन है इसरो का, तो कंपटीशन यहाँ पे दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि इसरो उनके मुकाबले में बहुत सस्ता है। लेकिन जो असली कंपटीशन है वो है प्राइवेट प्लेयर, जैसे कि SpaceX, रॉकेट लैब्स, रिलेटिविटी, इलेक्ट्रॉन रॉकेट्स। ये बच्चे हैं, ये लिटरली बच्चे हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और जब ये बने थे, मतलब जब SpaceX बना था, तो उसके पास इतना कम अमाउंट था,
इसरो के पास फंडिंग की कमी नहीं है, इसरो के पास बहुत ज़्यादा फंड आते हैं। एंड यहाँ पे ये बोलना कि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनके पास ज़्यादा फंड्स है, बहुत गलत, क्योंकि इसरो को जितना फंड्स अलॉट किया जाता है उतना इनको नहीं हो, क्योंकि ये स्टार्टअप्स अभी नए नए बने हुए हैं तो इनके पास इतने फंड्स नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग इतनी लेट आने के बाद में हमसे आगे कैसे निकल गए, ये सोचने वाली बात है। तो अगर मैं स्पेसएक्स की बात करूँ तो स्पेसएक्स को सिर्फ और सिर्फ 20 साल हुए हैं ऑपरेट करते हुए, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से एक चीज़ पे फोकस किया है। वो क्या था? एक रॉकेट एक इंजन। जैसे कि अगर मैं अपने इसरो की रॉकेट्स की बात करूं, एक तो बहुत सारे स्टेजेस बना रखे हैं। पहले हम बूस्टर्स रॉकेट लगाते हैं, फिर कोर होता है, फिर सेकंड स्टेज होता है, फिर फर्स्ट स्टेज आता है। तो इतने सारे हमने स्टेजेस लगा रखे हैं एंड हर स्टेज में अलग अलग इंजन है। एंड यही अगर मैं बात करूं स्पेसएक्स की, तो उन्होंने क्या किया है, एक इंजन बनाया मर्लिन इंजन। उसके भी रॉकेट जो है, जो फैल्कन 9 है, वो भी 2 स्टेज का है, लेकिन दोनों स्टेज के अंदर ही एक ही इंजन लगा हुआ है, मर्लिन इंजन। तो स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 में ऐसा क्या कमाल किया, उन्होंने क्या किया कि नीचे की जो फर्स्ट स्टेज है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 9 इंजन लगा दिए हैं मर्लिन इंजन, एंड अपर स्टेज के अंदर एक मर्लिन इंजन लगा दिया। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनको एक ही इंजन को मास प्रोड्यूस करना है और उनके लिए मास प्रोडक्शन बहुत आसान हो चुका है। एंड देखो, इलॉन मस्क ने सीधा सीधा एक बात बोली थी कि रॉकेट बनाना बच्चों के खेलने की चीज़ है, लेकिन मेन इनोवेशन कहाँ पे आता है, उसको मास प्रोड्यूस करने में। सिमिलरली अगर मैं फैल्कन हेवी की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी सिर्फ एक ही इंजन को लगाया गया है, साइड में कोई रॉकेट बूस्टर्स नहीं लगाए, साइड में उन्होंने 2 रॉकेट लगा दिए जिनके नीचे भी 9 मर्लिन इंजन है, यानी टोटल मर्लिन इंजन यहाँ पे 27 है। तो वो इतना इनफ थ्रस्ट दे देता है। एंड अगर मैं इनकी जब डेमोन्स्ट्रेशन किया था तो इन्होंने तो अपनी टेस्ला की कार ही स्पेस में छोड़ दी थी। तो इनके पीआर में एंड इसरो के पीआर में दिन रात का भी फर्क है। एंड डे 1 से जितने भी स्टार्टअप्स आए उन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि कैसे हम रॉकेट को रीयूजेबल बना सकते हैं। तो देखिए यार, बिजनेस की दुनिया में एक रूल होता है कि या तो आप फर्स्ट मूवर हैं या तो आप फास्ट मूवर हैं। ना तो हम फर्स्ट मूवर हैं ना तो हम फास्ट मूवर हैं। हम उनकी गलतियों से भी, उनके अच्छी चीज़ों से भी नहीं सीख रहे हैं। तो बात करते हैं फ्यूचर की। तो देखो यार, फ्यूचर काफ़ी डार्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसरो को प्रॉफिटेबल बनने रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसको फंड देती रहेगी, लेकिन इसरो का खाली काम डिफेंस के लिए काम करना नहीं है, उसका दूसरे काम भी है कि दूसरी कंट्रीज के रॉकेट्स को या दूसरी कंपनीज के रॉकेट्स को स्पेस में पहुंचाती हैं। लेकिन जब से ये प्राइवेट कंपनीज आई हैं तो इन्होंने या तो अपना केडेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आप अभी फ़ोन करेंगे, जैसे कि अगर मैं रिलेटिविटी की बात करूँ तो रिलेटिव रॉकेट्स को अभी आप फ़ोन करके बोलेंगे तो वो बोलेंगे ठीक है, आप मेरे को इतना दे दो, पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन मैं कल आपका लॉन्च कर दूंगा। एंड अगर मैं इसकी बात करूं कि स्पेसएक्स की फैल्कन 9 की, तो ये हर महीने लॉन्च करते ही रहते हैं। यानी कि अगर किसी को भी थोड़े से पैसे कम है लेकिन उनको टाइम का इतना लेना देना नहीं है, तो वो आराम से इनको शेयरिंग के अंदर दे सकते हैं, वो जाके इनको लॉन्च कर देगा। तो इंडिया को भी, इसरो को भी अपना कुछ ऐसा खुद का बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इनसे टक्कर ले पाए। क्योंकि देखिए, अगर इसरो प्रॉफिटेबल नहीं रहा, अगर उसने ट्रेजरी के अंदर अमाउंट नहीं जोड़ा, तो धीरे धीरे पैसा कट होने लगेगा। क्योंकि डीआरडीओ का पैसा नहीं काट सकती है गवर्नमेंट, लेकिन इसरो के लिए जरूर काट सकती है। तो देखो यार, लॉस मेकिंग कंपनी अच्छी तो होती नहीं है, इतने लॉजिक सभी के अंदर है, इसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा। तो बात है कि अब इसका कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले फिलॉसफी को चेंज करना पड़ेगा। हमें ये आज उठ के बोलना पड़ेगा कि नहीं, देखो हम उस टाइम पे गरीब थे, आज नहीं है। आज हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है तो हम दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे एंड हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, रियूजेबल रॉकेट को ऊपर जाना पड़ेगा एंड खुद का इंजन बनाना पड़ेगा खुद से बैठ के। प्रॉब्लम यह है ना कि जितने भी हमारे पुराने साइंटिस्ट हैं, ओल्ड एज साइंटिस्ट होते हैं, वो थोड़े रिजिड हो जाते हैं। मतलब ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है, इंसान रिजिड हो जाता है आगे चल के, क्योंकि जो टेस्टेड है उसी पे ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो टेस्टेड टेक्नोलॉजी होती है वो पुरानी हो जाती है, आपको नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने रहना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके लिए नहीं रुकता, दुनिया आपके लिए नहीं रुकी हुई है। हम रुक गए हैं वो अलग बात है, हम नहीं आगे बढ़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भी आगे नहीं बढ़ रही है। तो फिलॉसफी को चेंज करना पड़ेगा, R&D पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एक इंजन बनाना पड़ेगा और एक ही रॉकेट बनाना पड़ेगा, एक ऐसा रॉकेट जो सारे रॉकेट्स का काम निपटा दे। तो देखो यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई बात मेरी कड़वी लगती है तो देखिए यार, मैंने जो भी बोला है वो सच बोला है, ये सारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, आपको इसरो की वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे ये सारे के सारे। तो आप जाके खुद इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने मेरा ये वीडियो देखा, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। थैंक यू।